नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। गुजरात चुनाव कब अनाउंस होंगे, इसकी एकदम पक्की खबर आपको बताता हूं। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर यानी सोमवार और मंगलवार को चुनाव आयोग ने एक कॉन्फ्रेंस रखी है। इन 2 दिनों में गुजरात चुनाव अनाउंस होने के चांसेस बहुत ही कम है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद यानी 2 या फिर 3 नवंबर को गुजरात में चुनाव का नगाड़ा बज सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आज गुजरात में कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई, जिसमें गुजरात जीतने का सबसे सॉलिड प्लान फाइनल किया गया। नरेंद्र मोदी अपना कोई भी बड़ा प्लान गुजरात से शुरू करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से मोदी को हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट कैसे मिलेंगे और अरविंद केजरीवाल को हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट कैसे उनके कटेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे की स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाली यह रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इन 3 शब्दों में गुजरात जीतने की चाबी है? कम से कम बीजेपी को तो अभी ऐसा ही लग रहा है, वरना गुजरात में चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले स्टेट कैबिनेट की आखिरी मीटिंग में यूसीसी पर प्रस्ताव लाने की और क्या वजह हो सकती है? आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना यह तय किया है। बीजेपी का प्लान अगर पूरा हुआ तो हिंदू हो या मुसलमान, गुजरात में सब एक समान होंगे। एक जैसे नियम, एक जैसे कानून, एक जैसी आजादी और जुर्म करने पर एक जैसी सजा। यह तो हुआ लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन गुजरात चुनाव में एक्सपेक्टेड है। राम मंदिर बनाना, धारा 370 हटाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बीजेपी जब से बनी है तब से उसके 3 ही प्रमुख वादे रहे हैं। पहले 2 वादे नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके हैं। क्या तीसरा वादा पूरा करने का प्रयोग गुजरात की प्रयोगशाला में होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी चर्चा होती है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ कट्टर इस्लामिक संगठन विरोध में खड़े हो जाते हैं। यूसीसी के खिलाफ उनके लॉजिक को भी समझना जरूरी है। मुस्लिम राइट्स का झंडा उठाकर चलने वालों को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के अधिकार कम हो जाएंगे, मुसलमानों के पर्सनल लॉ बेमानी हो जाएंगे, एक साथ 4 बीवियां रखने का हक छिन जाएगा, शरिया कानून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, काजी और शहर काजी बेरोजगार हो जाएंगे, शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा, वसीयत में भी भारतीय कानून लागू होगा। हमारे साथ अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती शबीर आलम साहब हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यकसा सिविल कोड जो है ना, वो हमारे मुल्क में नाफिज हो ही नहीं सकता। इसको नाफिज करने के लिए सबसे पहले इनको अपने मुल्क का जो संविधान है, दस्तूर है, कानून है, वो बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल कल आदम यानी नहीं के बराबर कर दो, जो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने जब सारी मखलूक को यकसा पैदा नहीं किया है, जो सब दुनिया का मालिक है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ पर कुदरत है, तो इंसान जो है उसको क्या कर सकता है? ये सब क्या है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन करीब है और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये पब्लिक से वोट मांग सके, तो इसलिए इस तरह से मजहबी भावना भड़का करके हर जगह ये वोट लेते हैं और यही उनका मकसद है। 3 तलाक रोकने वाला कानून बनने से कट्टरपंथी जमात पहले से ही मोदी से खफा है। सीएए कानून के खिलाफ उनका गुस्सा दिख चुका है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि कट्टरपंथी जमात के विरोध में ही बीजेपी का सियासी फायदा है। यहां पर ऐसी स्थिति है कि अगर मुस्लिम महिला डाइवोर्स लेगी तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। और डाइवोर्स तो छोड़िए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला को तलाक लेने का हक है? तलाक की बिद्दत सिर्फ पुरुष के लिए। ऐसा विचित्र कानून तो कहीं हो ही नहीं सकता कि दोनों में सिर्फ एक को हक होगा, दूसरे को हक होगा ही नहीं ट्रिपल तलाक देने का। इस ढंग के जो प्रावधान गैर जरूरी थे, उनको हटाने की बात हमने आज से नहीं, जब से हम जनसंघ के जमाने से अस्तित्व में आए 1951-52 से 70 वर्षों से हमारे एजेंडा में। और मैं विनम्रता से अपने सभी
जो प्रतिपक्षी सम्मानित लोग हैं, और रशीद अलवी जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, हमारा एक मैनिफेस्टो दिखा दीजिए जिसमें कॉमन सिविल कोड हमारी प्रतिबद्धता में न हो। गुजरात में 89% हिंदू हैं और 9% मुसलमान। हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू हैं और मुसलमान सिर्फ 2%। मोदी बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं, लेकिन गुजरात इस मामले में अकेला राज्य नहीं है। गोवा में यूसीसी लागू है, उत्तराखंड में कमेटी बन गई है, मध्य प्रदेश में भी तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी विचार विमर्श हो रहा है, असम में भी जल्द फैसला होगा। ध्यान से देखिए, इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वो सत्ता में रिपीट हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध जितना होगा, बीजेपी के फेवर में हिंदू वोटों का पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड वैसे तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो जो कर रही है अच्छा ही कर रही है ना। तो चुनाव से पहले अगर ये इस तरह सिविल कोड का मुद्दा लाया जाता है तो इसका चुनाव पे असर क्या होगा? चुनाव पे अच्छा असर रहेगा उसका, जो अच्छा मानते हैं तो अच्छा ही असर रहेगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चले सर। होना ही चाहिए, सिविल कोड होना ही चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? बढ़िया है, बढ़िया है, उसका कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी, ओनली यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ना हो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, आप वाले ऊपर से नीचे आ जाए तो भी नहीं मिले उसका कोई। ऊपर से नीचे आ जाए मतलब ऊपर से जो जाकर नीचे आएगा ना तो भी उसका कोई काम नहीं होगा। दोबारा जन्म ले तब भी ना हो पाए, नहीं होगा। तो बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई चांस नहीं है, पहले ही बता रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है, होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो शुरू से होना चाहिए था, अभी कर रहे हैं तो इट इज बेटर। देर आए दुरुस्त है। हाँ, देर आए दुरुस्त है। तो चुनाव में इस फैसले का क्या असर होगा? चुनाव में इस फैसले का असर होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जो करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये फैसला पहले होना चाहिए था लेकिन अब हो रहा है तो बेहतर है, ऐसा यहाँ लोग कह रहे हैं। पर गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो अपने हिसाब से सही होगा, सही होगा, सही होगा। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, बराबर है, बराबर है। तो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। सर, एक कमेटी बनाई जा रही है चुनाव से पहले, जिस तरह से उत्तराखंड में बनाई गई थी, जो देखेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जाए। तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही फैसला है? फैसला तो सही लगता है अभी, क्योंकि आगे जाके एक कोड होना जरूरी है। जायज है, क्योंकि ये चाहिए अभी, और ये जरूरी है जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए जरूरी है। तो हमें आनंद है, आनंद है। हाँ, ये जो तो चुनाव में इसका क्या असर रहने वाला है? पक्का रहेगा इसका असर। अगर ये ला रहे सिविल कोड, पक्का रहेगा इसका। अभी तो कमेटी बना रहे, सिविल कोड आएगा, लेकिन आएंगे ना, वो लाएंगे, वो अच्छा लाएंगे, जरूरी है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां ला रही है जहां 10% से कम मुसलमान हैं। गवर्नमेंट हमारे सीधे साधे भोले वाले जो हिंदू भाई हैं, गवर्नमेंट को खुश करना चाहती है और वही एजेंडा है, और कोई इनको कुछ लेना देना है ही नहीं, बस हमारे हिंदू भाइयों को खुश करना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान, तुर्की का हवाला दिया जाता है, सऊदी अरब का हवाला दिया जाता है, और वहाँ पे उन्होंने जो लॉज बनाए वो लॉज मुस्लिमों को ध्यान में रख के बनाए। क्या उसमें शरई कोई दखल होती नहीं है क्या? और जब यहाँ पे कानून बनेगा तो उसके अंदर ये होगा कि किस तरह से मुस्लिमों को नुकसान हो। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी कानून पास किए हैं उसमें सब एंटी मुस्लिम कानून पास हुए हैं, कोई भी मुस्लिमों को फायदा नहीं हो। क्यों मॉब लिंचिंग पे कानून नहीं बनाते? बनाना चाहिए उस पर भी, क्योंकि उससे समाज को नुकसान होता है। मेरा इसकी जरूरत क्या है? अभी तक जो चल रहा था वो क्या सही नहीं चल रहा था? तो उसमें पहले आप बताओ कि जो चल रहा है उसमें खोट क्या है और नए लाने की वजह क्या है, ये बात पहले मालूम होनी चाहिए। और आप क्यों लाना चाहते हैं, वाज़ेह तौर पर उसको बिल्कुल बात करें कि आपके लाने की क्या वजह है। अभी तक क्या लोग एक समान नहीं थे? क्या लोगों को उसके हक नहीं मिले अभी तक? जो आप कह रहे हो कि हम हक देंगे, तो क्या अभी तक लोग एक समान नहीं थे? अभी तक लोग आज़ाद नहीं थे? लागू करना है तो पूरे इंडिया में करो, तो भी सब हिंदू मुसलमान तो अक्सर इंडिया के अंदर है ना। जैसे हिंदू है वो उनका जो कानून कायदे है उनके रिश्ते वो सही है, उनकी परंपरा वो सही करे। जो मुस्लिम है वो उनके जो कानून कायदे उनकी परंपरा से वो सही है, सबको उनके रिश्ते करने दो। आपस में ऐसा करोगे तो फिर टकराव होगा, वो मतलब नहीं। सर, हम जो है हम हमारे दीन के हिसाब से चलते हैं, बराबर। हमारे जो मसले मसाइल है हमारे धर्म के हिसाब से चलते हैं, बराबर। तो हमारे हिसाब से कुछ मसले मसाइल इस तरीके के हैं जो हर आदमी को कॉमन होते, लेकिन हमारे मजहब में कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो हम
यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा अभी आज के टाइम में। मैं पर्सनली मानता हूं कि अगर ऐसा जरूरी था तो पहले ही जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया तभी हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग अलग ना लिखे जाते, बट देयर इज अ रीजन टू इट। वो जरूरी था हर कौम को संभालने, और ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वधर्म संपन्न मानता है। जो अदरवाइज अगर ये इलेक्शन के टाइम पे ये निकालना, दिस इज नथिंग मोर देन एन इलेक्शन गिमिक। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाने का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब अरविंद केजरीवाल गुजरात में टाल ठोक रहे हैं। केजरीवाल जब भी गुजरात जाते हैं नया स्टंट करके आते हैं। पिछली बार केजरीवाल नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवा रहे थे, अब उन्होंने गुजरात में कॉल सेंटर खोला है। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। हम इसके लिए आज जनता की राय जानने के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं। केजरीवाल गुजरात के लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ किसको मुख्यमंत्री बना दें। पंजाब में उन्होंने यही फॉर्मूला आजमाया था, अब वो गुजरात में इसे आजमा रहे हैं। इसके लिए फोन लाइन खोली गई है। तो 4 तरह से आप हमें अपना चॉइस दे सकते हैं, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, वॉइस मैसेज से या ईमेल से। ये नंबर अभी चालू है, इस पे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक ये चालू रहेगा और 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे हम गुजरात के लोगों के सामने रखेंगे कि गुजरात के लोग अपना अगला सीएम किसे बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का फैसला फोन पर नहीं होता। केजरीवाल को भी मालूम है कि हिंदुस्तान की जनता चुनाव में विधायक चुनती है और चुने हुए विधायक राज्य का सीएम चुनते हैं। केजरीवाल गुजरात प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लेकिन इधर दिल्ली में भारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा होने वाली है। दिल्ली के 20% वोटर बिहार और पूर्वांचल के हैं। उनका सबसे बड़ा पर्व होने वाला है। उत्तर भारत का हर मुख्यमंत्री अभी छठ की तैयारियों में लगा है। बिहार में नीतीश कुमार छठ घाट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी छठ घाट की रिपोर्ट ले रहे हैं। ममता बनर्जी भी छठ के मौके पर कोलकाता से बाहर जाने को तैयार नहीं है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर छठ की तैयारियों को देख रहे हैं, लेकिन केजरीवाल दिल्ली में टिक नहीं रहे। मुख्यमंत्री की निगरानी के बिना दिल्ली के छठ घाटों का हाल बहुत खराब है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला बैराज में। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये ओखला बैराज है, जिसे कालिंदी कुंज के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ओखला बैराज में यमुना की कैसी स्थिति है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जो आप झाग देख रहे हैं, इस झाग की तस्वीरें जो हैं वो सबसे ज्यादा देखी जाती हैं छठी मैया की पूजा करने के दौरान। इन झागों के बीच प्रदूषित यमुना में लोगों को पूजा करनी पड़ती है। 22 नालों का, करीब 22 नालों की गंदगी जो है वो यमुना नदी में आती है और यहाँ पर आकर किस तरीके से पूरी यमुना नदी प्रदूषित हो जाती है वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। छठ का महापर्व इस वक्त चल रहा है। आज दूसरा दिन है खरना का और मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज पर, जहाँ की गंदगी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पर बैन लगा दिया गया है कि यहाँ आकर स्नान नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं सुबह से। वहीं जब तस्वीर हम देखते हैं घाट की तो यहाँ गंदगी के ढेर लगातार लगे हुए हैं। यहाँ भी गंदगी के ढेर उठाने की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। गाय यहाँ पर बैठी हुई हैं, भैंस यहाँ पर बैठी हुई हैं। यमुना के घाटों की सफाई की जगह केजरीवाल गुजरात में सीएम बनवा रहे हैं। सवाल पूछने पर उनकी पार्टी उल्टा सवाल पूछने लगती है। आम आदमी पार्टी के नेता की पॉलिटिक्स को अगर डिकोड करे तो जवाब में केजरीवाल यकीन ही नहीं रखते। वो बस सवाल पूछना जानते हैं। सवाल, सवाल और सवाल, यही केजरीवाल की सियासत का फलसफा है। सवाल पूछो और भाग जाओ, वापस आओ और फिर 2-4 सवाल दाग कर निकल लो। 27 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और इन 27 सालों के बाद इनके पास एक भी काम नहीं है गिनाने के लिए कि इन 27 साल में इन्होंने क्या काम किया। पूरा का पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का
केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देने में केंद्रित है। इनके जो भी नेता आते हैं, जो भी इनके बड़े बड़े नेता, इनके कार्यकर्ता केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देते हैं, केजरीवाल को गालियां देते हैं। 27 साल में इन्होंने क्या किया? हम बार बार इनसे पूछते हैं, कोई एक काम बता दो जो आपने 27 साल में किया। इनके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के गुजरात पर चढ़ाई की है, पीछे बीजेपी ने दिल्ली में ही बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। छठ घाट पर अधूरी तैयारी की केजरीवाल को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यमुना पर हो रही सियासत का इफेक्ट दिल्ली के एमसीडी चुनावों तक लिमिटेड नहीं होगा, इसका असर गुजरात तक पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास यह कहने का मौका है कि केजरीवाल हिंदू हिंदू तो करते हैं मगर हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं करते। बात सिर्फ आस्था की नहीं है, नौकरी रोजगार की भी है। आज प्रधानमंत्री ने गुजरात रोजगार मेला लगाया। सरकारी नौकरी के लिए चुने गए नौजवानों को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए। खुद प्रधानमंत्री ने उनके लिए स्पेशल मैसेज दिया। तीजा અને ચોથા વર્ગના પદો માટે इंटरव्यूની પ્રથા સમાપ્ત થઈ ગઈ। ભરતી પ્રક્રિયા એકદમ સરળ થઈ ગઈ અને પારદર્શી થઈ ગઈ। રોજગારને વધારવાના દિશામાં ગુજરાત સરકારે જે અનુબંધમ મોબાઈલ એપ અને વેબ પોર્ટલ એનો પણ જે વિકાસ કર્યો છે, એનો અર્થ એ થયો કે ટ્રાન્સપરન્સી પણ અને ઇઝીલી એક્સેસ આ વ્યવસ્થાઓ પણ गुजरातना युवाओं માટે एक मोटो अवसर बनी गई है। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको संक्षेप में कहें तो गुजरात में सरकारी नौकरी भी मिल रही है और प्राइवेट जॉब के भी चांसेस अच्छे हैं, लेकिन केजरीवाल पूरे गुजरात में घूम घूम कर बेरोजगारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब में गुजराती कोटा और 3-3 हजार का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। केजरीवाल कौन सा वादा निभाते हैं और कौन से वादे भूल जाते हैं, बीजेपी ने इसका भी हिसाब किताब निकाला है। केजरीवाल की सबसे बड़ी परेशानी वक्फ बोर्ड से जुड़ी है, जहां उनकी कथनी और करनी एक लाइन में है। पहले केजरीवाल की कथनी देखिए, फिर उनकी करनी का हिसाब बताते हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगा। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। पॉलिटिकल करियर शुरू करने से पहले केजरीवाल की पहचान आरटीआई एक्टिविस्ट की थी। अब उसी आरटीआई से केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा मिला है। आरटीआई से पता चला है कि केजरीवाल ने सीएम रहते वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दे दिए। ये सारा पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स का है। वक्फ बोर्ड पर केजरीवाल की मेहरबानी साल दर साल बढ़ती जा रही है। 2015-16 में 1 करोड़ 25 लाख, 16-17 में 1 करोड़ 37 लाख, 17-18 में 8 करोड़ 85 लाख, 19-20 में 22 करोड़ 72 लाख और 2020 और 21 में 62 करोड़ 57 लाख रुपए दिए। केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अपने करीबी विधायक अमानतुल्लाह खान को बनाया हुआ है, जिन पर वक्फ बोर्ड के 32 कर्मचारियों को अवैध तरीके से नियुक्त करने और उनके वेतन में धांधली करने का आरोप है। इसी आरोप में वो जेल जा चुके हैं और फिलहाल बेल पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दरियागंज स्थित ये वक्फ बोर्ड का आप दफ्तर देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान इसी दफ्तर में बैठते हैं और आरटीआई में जो खुलासे हुए, जो आंकड़े सामने आए, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। 2019-20 में 22 करोड़ से ज्यादा की रकम दी गई, लेकिन 2020-21 में 62 करोड़ 57 लाख रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को, यानी कि एक साल में 62 करोड़ 57 लाख रुपए दिए गए। और उससे पहले अगर हम नजर डालें तो 2018-19 में 8 करोड़ 85 लाख, 2017-18 में 5 करोड़ और 2016-17 में 1 करोड़ 37 लाख। तो आप अंदाजा लगाएंगे कि बीते 5 सालों में जो रकम दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी जा रही थी वो लगातार बढ़ती गई और 2020-21 में ये रकम 62 करोड़ 57 लाख तक पहुंच गई।
वक्फ बोर्ड वाला खुलासा गुजरात तक पहुंच गया है। गुजरात में केजरीवाल का काफिला जिधर से भी गुजरता है, लोग सड़कों के किनारे खड़े हो जाते हैं और काले कपड़े दिखाकर चोर चोर चिल्लाते हैं। गुजरात में हिंदू वोट पाने के लिए केजरीवाल नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छपवाने का शिगुफा छेड़ते हैं। हकीकत में वक्फ बोर्ड को टैक्स का पैसा पहुंचाते रहते हैं। दिल्ली में आशा वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, यमुना की सफाई नहीं हो रही, मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथी को सरकार से फूटी कौड़ी नहीं मिल रही, लेकिन मस्जिदों के इमाम हर महीने 18,000 रुपए की पगार पा रहे हैं। यह आरोप हवा हवाई नहीं है, खुलासा आरटीआई से हुआ है, जिसे खुद केजरीवाल सच्चाई वाला हथियार बताते नहीं थकते। वक्फ बोर्ड को नोट की सप्लाई और इमाम की सैलरी पर 31 करोड़ का खर्चा केजरीवाल ने खुद से बीजेपी को अटैक का फुल चांस दे दिया है। और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। केजरीवाल हिंदू वोट की तरफ देख रहे हैं, बीजेपी उनको मुस्लिम वोट की तरफ धकेल रही है। हिंदू वोट में बीजेपी कोई हिस्सेदारी नहीं करना चाहती, क्योंकि गुजरात हो या हिमाचल, अभी चाबी तो हिंदू वोट में ही है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जिसकी वजह से दुनिया उनके मुरीद बनी हुई है। दुनिया में मोदी की विदेश नीति का डंका बज रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने मोदी को एक सच्चा देशभक्त बताया है और यह भी कहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के नए आयामों को छू रहा है। बात सिर्फ तारीफ की होती तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। यह तारीफ इसलिए खास है क्योंकि ठीक 42 दिन पहले ही पुतिन के सामने बैठकर नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया था कि यह दौर युद्ध का नहीं है। मोदी के इस बयान के बाद पुतिन की काफी फजीहत हुई। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पुतिन और उनकी नीतियों पर खूब सवाल उठे, लेकिन अब वही पुतिन नरेंद्र मोदी की फिर से तारीफ कर रहे हैं। अकेले सिर्फ पुतिन ही नहीं जो मोदी की विदेश नीति के कायल हैं, बल्कि पूरी दुनिया के नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी समझिए। एक ऐसे नेता जिनकी विदेश नीति का दुनिया भी लोहा मान रही है। कल ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा बयान आया है। पुतिन ने मोदी की जमकर तारीफ की है। India has walked a great path, development path from being an English colony, British colony to its modern state. Almost 1.5 billion people and significant results. That is development yielded.
It attracts general respect from everyone in the world. A lot has been done throughout the recent years under Prime Minister Modi leadership. He is a true patriot of his country. वैसे तो भारत और रूस एक दूसरे के कई दशकों से बहुत गहरे मित्र हैं और नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की भी दोस्ती दुनिया जानती है। लेकिन पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के सामने रूस को बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया था। यह पिछले महीने यानी सितंबर की बात है जब उज्बेकिस्तान के समरकंद में मोदी और पुतिन मिले थे। दोनों की इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें थीं और यहीं पर पुतिन की आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को युद्ध खत्म करने का ज्ञान दिया था। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध पे दुनिया पहले से बटी हुई है। पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड पुतिन के खिलाफ है। भारत रूस का अच्छा दोस्त माना जाता है और ऐसे में सबसे अच्छा दोस्त अगर दुनिया के सामने युद्ध के खिलाफ इतनी बड़ी बात कहता है तो दुनिया के अन्य देशों को रूस के खिलाफ उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। हुआ भी ऐसा ही। इसके तुरंत बाद जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक हुई तो वहां पुतिन के दुश्मनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनके बयान के बहाने रूस के जुल्म-ओ-सितम दुनिया को गिना दिए। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. जाहिर तौर पर रूस की फजीहत पूरी दुनिया में हो गई। कोई और देश या नेता होता तो अब तक रिश्ता टूट चुका होता, लेकिन भारत और रूस के संबंधों में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कल ही उनका ये ताजा बयान आया है। Minister Modi is one of those individuals in the world who is able to pursue independent foreign policy in the interest of his country, his people, without any attempts to stop him in this movement. He continues going towards his goal as an icebreaker. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस विदेश नीति की तारीफ पुतिन कर रहे हैं, ये उसी का कमाल है कि रूस पर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है और न सिर्फ खरीद रहा है बल्कि पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर उसे तार्किक और वाजिब भी बता रहा है। मोदी की विदेश नीति का सबसे मूल तत्व है भारत का हित सबसे पहले सबसे ऊपर। The West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान की इतनी तारीफ हुई कि पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी रैली में उनका ये वीडियो ही प्ले कर दिया और फिर इमरान ने भी भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी।
पुतिन ये बात जानते हैं कि भारत ऐसे समय में रूस का साथ दे रहा है जब दुनिया उन पर प्रतिबंध लगा रही है। इसीलिए वो भारत की विदेश नीति की सराहना कर रहे हैं। यह भारत की ही विदेश नीति का कमाल है कि वो उसी ताज होटल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी बैठक बुला रहा है जहां 14 साल पहले आतंकवादी हमला हुआ था। भारत की संप्रभुता पर हुए इस हमले का हिसाब भारत ने तो ले लिया, लेकिन उस पाकिस्तान का कुछ नहीं हुआ जिसने इस हमले की साजिश रची। वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। इसीलिए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्यों को पाकिस्तान की 26/11 वाली साजिश सुनाई। इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता साजिद मीर का ऑडियो सुनाया। Now I will like to apprise you with the intrigue surrounding Sajid Mir, one of the key perpetrators of Mumbai terror attacks. In this voice clip which you are going to hear, he can be heard directing the assailants at Sabad House. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। He was one of the architects of the Elites Denmark project to target Danish newspaper, its editor and cartoonist in Copenhagen. Fortunately, the planned attack was foiled in time. He was declared dead for long, and even DNA test was produced to buttress this assertion. Owing to deeper international scrutiny, he finally was arrested and convicted in a terror financing case. इसीलिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन पश्चिमी देशों को भी इसी बैठक में जमकर सुनाया और साफ साफ कहा कि इस हमले के साजिशकर्ता अभी तक आजाद घूम रहे हैं। Now, in another month, we will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. When it comes to proscribing some of these terrorists, the Security Council has regrettably been unable to act in some cases because of political considerations. This undermines our collective credibility and our collective interests. ऐसा कहने की हिम्मत भारत ही दिखा सकता है और पश्चिम के देश भी ये जानते हैं। इसीलिए वो भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ करते हैं। दुनिया जानती है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं। भारत रूस का अच्छा दोस्त है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वो उससे तेल भी खरीद रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। Mr. Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. बाइडन मोदी से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलता है। ये इसी साल जून की तस्वीरें हैं जब G7 की बैठक के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए थे। इस बैठक में जो बाइडन मोदी से ऐसे मिले जैसे कोई बचपन का यार मिला हो। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी अमेरिकी चुनावों के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए वोट मांग चुके हैं। ये सितंबर 2019 की तस्वीरें हैं। अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप भी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके काम की भी जमकर तारीफ की थी और रैली के बाद उनका हाथ पकड़कर पूरे स्टेडियम का चक्कर भी लगाया था। ये प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत का ही कमाल है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के विपक्षी नेताओं में भी वो खूब लोकप्रिय हैं। उनकी मित्रता पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नेता सत्ता में है या नहीं। जैसे इजराइल के ये मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी को खुलेआम अपनी पार्टी से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. Join my party. मोदी के नफ्ताली भी मित्र हैं, तो उनसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू भी अच्छे मित्र थे। Prime Minister Modi, Narendra, thank you for your exceptional friendship and hospitality that you showed me, my wife, our delegation. You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India.
ये मोदी की ही विदेश नीति का कमाल है कि भारत के जितने अच्छे संबंध इजराइल से हैं, तो उतने ही अच्छे संबंध उसके दुश्मनों यानी अरब मुल्कों से भी हैं। ये इसी साल की तस्वीरें हैं जब मोदी यूएई गए थे, तो खुद वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आ गए और उनका गले मिलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की यही अदा दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को खूब पसंद आती है। फ्रांस के राष्ट्रपति हों या अमेरिका के, मौजूदा हों या पूर्व, मोदी सबसे ही बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं और बॉडी लैंग्वेज का यही संदेश कूटनीति में भी निखर कर सामने आता है। इसीलिए तो मोदी जहां जाते हैं सबके चहेते बन जाते हैं, चाहे वो विदेशी नेता हो या फिर विदेश में अपनी जनता। ऐसा नहीं है कि कूटनीति या दो टूक कहने की वजह से ही भारत के प्रधानमंत्री की धाक दुनिया में जमी है। इस धाक और सम्मान के पीछे भावना उस मंत्र में भी छिपी है जो पूरी दुनिया को अपना मानता है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। कोरोना में जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपने अपने लिए वैक्सीन बना रहे थे, तो मोदी ने भारत में बनी वैक्सीन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की, खास तौर पर उन देशों में जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। और ऐसे ही देश अब दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत की तारीफ कर रहे हैं। Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. While others chose to withhold supplies, India's vaccine outreach exemplified its principles of equality and mutual benefit. भारत ने सदैव पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा है। भारत सभी के दुख और निरामयता की कामना करता रहा है। सबका साथ, सबका विकास के साथ वसुधैव कुटुंबकम वाला यही दर्शन भारत की विदेश नीति में भी है। भारत ने दुनिया को बताया है कि हमारे लिए ये शब्द महज कहने के लिए नहीं है, बल्कि भारत ने इसे निभाया भी है। We unite across the whole planet to tackle climate change, and there's one guy who particularly understands how to do that and who shares that agenda and who understands that a single hour of sunshine provides enough energy to power the whole earth for a year. You know that, to power all human activity on earth, I should say, for a year. The one man who understands that so well and who's achieved absolutely extraordinary things in his own country of India is the Prime Minister of India. And ladies and gentlemen, Excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi, and I have great pleasure in handing over to Narendra. Over to you. भारत की विदेश नीति इस वक्त अप्रत्याशित है। वो दुनिया को हैरान कर रही है, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ क्वाड में जुड़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो वो चीन और रूस के साथ शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में भी जुड़ा हुआ है, जिसकी हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में बैठक हुई है। दुनिया को ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत चाहता क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।